नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय तो बड़ा गंभीर है और गंभीरता उसकी इस बात पर ली जाती है कि एक परिवार जो कि लगातार ये कह रहा था कि पॉलिटिक्स हमारी विरासत है, ऐसे भारत में, जिस भारत में ये कहा जा रहा हो कि भाई वंशानुगत राजनीति खत्म होगी, केंद्र की सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी का पूरी शक्ति इस बात पर लगी हुई है कि वंशानुगत राजनीति खत्म की जाए। वंशानुगत राजनीति खत्म करने के लिए लगातार कांग्रेस पर प्रहार हो रहे हैं, लगातार कांग्रेस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस कटघरे में है, लेकिन इन सब के बावजूद एक तरफ, दूसरी तरफ शिवसेना, वो उद्धव ठाकरे लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि वो बाला साहब के बेटे हैं। बाला साहब के बेटे होने की वजह से ही पहले उनके चचेरे भाई उनको भी बाहर कर दिया गया था, उन्होंने मन से बना लिया, यानी कि नवनिर्माण सेना बना ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने वाले ठाकरे को लगातार लोग ये कह रहे थे कि असली उत्तराधिकारी तो यही है, लेकिन भाई पुत्र मोह में बाला साहब अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना गए। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन भी कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की वजह से वो सत्ता में भी आ गए। लेकिन जो गठबंधन हुआ उसमें ये गठबंधन था कि भाई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो पहले से तय था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर, मुख्यमंत्री न बनने देने पर जो ख्वाब देखा गया और उसमें ये तय किया गया कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने जो राजनीति की, उस राजनीति में वो कांग्रेस के साथ चले गए, एनसीपी के साथ चले गए। एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ जाने की वजह से महाराष्ट्र में जगहसाई तो हुई थी, इतना ज़्यादा इस लेवल तक चले गए थे कि पाल घर के साधुओं की हत्या नहीं दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र के अंदर जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स नहीं दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के गृह मंत्री की बात नहीं दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र के अंदर लूट खसोट नहीं दिखाई दे रही थी। डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन लूट खसोट खूब हो रही थी जो उद्धव ठाकरे को नहीं दिखाई दी। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे ने कई बार उनसे कहा कि हम विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ ठीक नहीं है और ये पार्टी के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री आवास पर या मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मद में इस प्रकार चूर थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लगातार नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो लगातार अमित शाह जी को गाली दे रहे थे, वो गाली दे रहे थे, मतलब गाली से मतलब वो इतने ज़्यादा कटघरे में खड़ा करके बात कर रहे थे केंद्रीय नेतृत्व को कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व कुछ है नहीं। यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिए गए कि नरेंद्र मोदी को लाने वाले बाला साहब ठाकरे हैं। नरेंद्र मोदी की जो मोदी जी की जो संरक्षण है वो मोदी जी होते ही नहीं अगर बाल ठाकरे ना होते। यहाँ तक कि बहुत प्रयास न करने के बावजूद राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए पूरी ताकत लगाई गई। मतलब सब कुछ वो करने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई हमारा हिंदुत्व तो सेकुलरवादी है, हमारा हिंदुत्व तो राष्ट्रवादी है, हमारा हिंदुत्व तो दूसरे तरह का है। और भारतीय जनता पार्टी का, संघ परिवार का, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का या और जिस प्रकार के हिंदूवादी संगठन देश में काम करते हैं उनका हिंदुत्व दूसरा है और ये कहते हैं हमारा हिंदुत्व दूसरा है। परिणाम ये निकला कि एकनाथ शिंदे को टूट गया। एकनाथ शिंदे को टूटने के बाद मैं दोपहर में बता ही रहा था कि एकनाथ शिंदे को टूटा तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही। पिछले 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। इससे पहले फुल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी उसके सामने भी सिंबल का मामला गया था। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने, यानी कि जो शिंदे गुट बना या जो उद्धव ठाकरे ग्रुप बना, उन दोनों ही ग्रुपों ने चुनाव आयोग के सामने क्लेम किया था। चुनाव आयोग को चुनाव कोड, जिसको चुनाव कोड कहते हैं, तो इलेक्शन सिंबल कोड के तहत दोनों ने क्लेम किया था कि असली शिवसेना में हूँ। आपको याद होगा मैं बहुत सारे चैनलों पर उससे रहा था और उनमें लगातार मैं चर्चा कर रहा था कि भाई ये जो क्लेम उद्धव ठाकरे का है इस आधार पर कि वो बाला साहब के बेटे हैं, ये क्लेम बनता नहीं है। उनका ये कहना कि मैं सुप्रीमो हूँ और आज भी मैं सुप्रीमो हूँ बनता नहीं है। उनका हठ धर्मिता पॉलिटिकल पार्टी में और ये कहना लाइफ टाइम सुप्रीमो मैं हूँ ये बनता नहीं है।
अब सिंबल तो तीर कमान कैसे मिले, और दूसरी बात यह है कि शिवसेना का नाम कैसे मिले। उस समय चुनाव आयोग, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उस सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि भाई आप निर्धारित क्यों नहीं करते। हालांकि उसमें लगातार उद्धव ठाकरे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट आता रहा, और उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन को आप रोकिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ओरिजिनल फंक्शन तो इलेक्शन कमीशन का है, अब चूंकि ओरिजिनल फंक्शन इलेक्शन कमीशन का है इसलिए इलेक्शन कमीशन को नहीं रोका जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन को डिसाइड कर दे तो उसके बाद आप अपील में हमारे पास आ जाइए, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक फोरम है, उस फोरम को अपनी बात डिसाइड कर लेने दीजिए। उस फोरम पर अपनी बात जब उसकी बात डिसाइड हो जाएगी तभी हम कुछ आगे पीछे कह सकते हैं, उससे पहले नहीं कह सकते। इसलिए इलेक्शन कमीशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कोर्ट में बुलाया भी था, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप डिसाइड क्यों नहीं करते। अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों को बुलाना शुरू किया। दोनों पार्टियों को मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत बड़ा केस इंदिरा आई वर्सेस इंदिरा ओ का 1969 में आया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने सिंबल की क्लेम किया था। इंदिरा गांधी एक तरफ बैठ गई और दूसरी तरफ पार्टी बैठ गई थी। पार्टी का कहना था कि हमारे पास संविधान है, मैं पार्टी के द्वारा चुना गया अध्यक्ष हूं और मेरे साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इंदिरा गांधी ने अपना क्लेम किया था। दोनों क्लेम में जब चुनाव आयोग ने पूछा तो यही बात सेम आपको याद होगा चिराग पासवान के मामले में थी। तो ये हुआ कि भाई कितने मेंबर किसके पास हैं, जिसके पास ज़्यादा मेंबर होंगे उसको सिंबल मिलेगा। अब ज़्यादा मेंबर कैसे डिसाइड हो, ज़्यादा मेंबर उद्धव ठाकरे लगातार ये कह रहे थे कि ज़्यादा मेंबर डिसाइड होंगे जिसके पास पार्टी की संरचना है, पार्टी के अध्यक्ष मंत्री। तो दोनों ही ग्रुप ने अपने अध्यक्ष मंत्री बना रखे थे, नीचे तक स्ट्रक्चर बना रखा था। तो जब दोनों ही ग्रुपों के पास अपना नीचे तक स्ट्रक्चर है तो फिर ये कैसे तय हो कि आखिर कौन सी ओरिजिनल है या कौन से के पास बल है। तो फिर एक दूसरा तरीका जो चुनाव आयोग के पास रहता है वो ये रहता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब विधानसभा के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं, एमसीडी के अंदर इलेक्टेड कौन से हैं, लोकसभा में कौन से हैं, राज्यसभा में कौन से हैं, कुल मिलाकर चुने हुए सदस्य किसके पास कितने हैं। अब कहना उद्धव ठाकरे का ये था कि चुने हुए सदस्यों से क्या मतलब, मेरा कहना ये है कि चुने हुए सदस्यों को कितने वोट मिले, चुने हुए सदस्यों को जितने वोट मिले वो सदस्य पार्टी के माने जाएंगे। तो चुने हुए सदस्यों को जो वोट, चुने हुए सदस्य थे और उनको जो वोट मिले उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, एमसीडी का चुनाव, वो एमसीडी कह रहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो बीएमसी का चुनाव है, तो बीएमसी के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, इनके सबके जितने वोट थे वो वोट सब काउंट किए गए। और दूसरी तरफ शिवसेना, ये ठाकरे ग्रुप के पास जो विधायक रह गए थे या सदस्य रह गए थे उनके वोट काउंट किए गए। निश्चित सी बात है कि शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो विधानसभा के सारे वोट तो उनके हो गए। एमसीडी में जो सदस्य थे जो शिंदे गुट के साथ आ गए थे वो सब वोट उनके थे। जो लोकसभा के लोग शिंदे गुट के साथ आ गए थे वो सारे वोट शिंदे के माने गए। शिंदे के वोट एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरी तरफ कैलकुलेट कर लीजिए जो उद्धव ठाकरे के पास हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे बीएमसी के हों या फिर विधानसभा के हों या लोकसभा के हों। और फिर पार्टी के सदस्य काउंट कर लीजिए, जो पार्टी का सदस्यता अभियान चलता है वो। पार्टी के सदस्यता अभियान में हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे ग्रुप उसमें ले आया हो, लेकिन आफ्टर ऑल बहुत बड़ी मेजॉरिटी शिंदे के पास निकली। सुप्रीम कोर्ट में फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में इसकी रेगुलर सुनवाई किस तारीख से शुरू होगी, लेकिन इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा था कि आप अपना काम कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने सिंबल और पार्टी दोनों ही तय कर दिए थे। आपको याद होगा कि बीच में चुनाव हुआ था तो दोनों गुटों के पास एक अस्थायी नाम दिया गया था, अस्थायी सिंबल भी दिया गया था जो बाई इलेक्शन होने थे। लेकिन अभी तो ये तय हो गया है और अब शिंदे गुट ही ओरिजिनल शिवसेना है। तो लुटा कौन पिटा कौन? लुट तो गए उद्धव ठाकरे, लेकिन क्या पीछे खंजर मारा? उद्धव ठाकरे कहते हैं पीछे से खंजर मारा, ये तो तीर कमान सामने से आया था। एकनाथ शिंदे ने बाकायदा विद्रोह किया था, विद्रोह करके पार्टी के लोगों को ले गए थे। पार्टी के लोगों को ले जाने के बाद उन्होंने विधानसभा में बहुमत सिद्ध किया है और एक लंबी लड़ाई लड़ी जनता के लिए।
मुझे लगता है कि ये निर्णय ईश्वर ने, परमेश्वर ने दिलवाया। वो पाल घर के साधु, उनकी बद्दुआ तो लगी ही होगी। वो लिंचिंग जो महाराष्ट्र में हुई, उनकी बद्दुआ तो उद्धव ठाकरे को लगी ही होगी। वो हिंदू समाज जिसने उद्धव ठाकरे को ये सोचकर वोट दिया था कि वो बीजेपी के साथ आने वाले हैं, उन सब की बद्दुआएं लगना स्वाभाविक था। इसलिए उन बद्दुआओं के बीच में उद्धव ठाकरे लुट पिट गए। अब कैरियर कहाँ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा का पूरा शिवसेना का स्ट्रक्चर पूरा शिवसेना शिंदे गुट ले गया। तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे में इतना कैलिबर है कि वो नई पार्टी खड़ी कर लेंगे, इतना कैलिबर है कि वो नई पार्टी खड़ी करके और सिस्टम से आ जाएंगे। बीजेपी का विरोध, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध, एनसीपी का सहयोग, कांग्रेस का सहयोग, सब उनको ले डूबा। सबसे खास बात क्या है कि राहुल गांधी ने जिसके साथ हाथ मिलाया, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी देश में डूब गई, और जिनके साथ सरकार बनाई मिलकर। अब इस समय आप झारखंड में भी देख सकते हैं क्या पोजीशन चल रही है। झारखंड की सरकार का सिचुएशन उन लोगों का कहना है कि ये दोबारा उभर कर नहीं आ सकते, क्योंकि कांग्रेस उनका सहयोगी है। तो कांग्रेस ने जिनके साथ सहयोग से सरकार बनाई, वो सरकारें भी समाप्त होती नज़र आ रही हैं, और उद्धव ठाकरे तो पार्टी ही यहाँ से चलेगी। अब आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी कितने बड़े वाले हैं, और राहुल गांधी कितने बड़े वाले हैं कि वो रहते जिनके साथ मिलते हैं वो पार्टियां डूब जाती हैं, सरकारें बन नहीं पाती, वो पार्टियां हार जाती हैं। चाहे वो अखिलेश के साथ हाथ मिलाया हो, चाहे किसी और के साथ हाथ मिलाया हो। और अभी सरकार जीतने के बाद, चूँकि चुनाव लड़ते समय तो हाथ उन्होंने एनसीपी के साथ मिलाया था, लेकिन उन्होंने जब बाद में हाथ उद्धव ठाकरे के साथ मिलाया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ से चली गई। ये भी एक दुर्भाग्य है, या राहुल गांधी का पनौतीपन, या राहुल गांधी का जो स्टेटस है, या उनके साथ ईश्वर की जो कृपा, अन कृपा, नॉन कृपा, पाठ कृपा, जो भी है। लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे लुटपिट गए। बीजेपी के साथ कम से कम थे, लेकिन अब तो वो रहे ही नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।